दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी कलाकार हैं और अपने काम को इतने अच्छे से निभाना हमें चाहिए ताकि हर दिन हर सुबह बड़ी खूबसूरत बन जाए और हर दिन हम यही कहें कि आज मेरा जो काम होगा या मैं जो करूँगा, जो मैं अपना चरित्र निभाऊंगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। नमस्कार, धरती धुरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ तरुण व्यास और आज सुबह सुबह रंगमंच की बात हो गई। जी हाँ, हम सभी तो हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चरित्र निभा रहे हैं हम, लेकिन जब हम वास्तव में किसी और का चरित्र निभाने की बात करते हैं तब हम घबरा जाते हैं, अरे नहीं मैं ये कैसे करूँगा। तो ऐसा जब किया जाता है तो हम कहते हैं ये है रंगमंच। और रंगमंच के रंगकर्मी जब वो काम ऐसा करते हैं कि एक ही व्यक्ति बहुत सारे किरदारों को निभा देता है, लगता है वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, कभी कभी जज, तो कभी कभी कातिल भी बन जाते हैं। लेकिन जब उन्हें देखते हैं हम तो हमें लगता है कि सब कुछ सच हो रहा है, पर वो एक नाटक होता है। तो नाटक की जहाँ बात होती है वहाँ नाटककारों की बात होती है, बहुत कुछ पढ़ने लिखने की बात होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात होती है, फिर कहीं निकलकर सिनेमा और टीवी की भी बात होने लग जाती है। तो आज यही सारी बातें होने वाली हैं और आज हमारे साथ एक नहीं दो मेहमान हैं धरती धुरारी में। और आप दोनों का मैं तारुफ कराऊं तो सबसे पहले हम चलते हैं राजीव मिश्रा जी के बारे में जानते हैं। आप बहुत ही सालों से, इतना लंबा वक्त हो गया, रंगमंच को ही अपना सब कुछ मानते हैं और कहते हैं कि मैं रंगमंच के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा, नाटक करूंगा और यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा, पर कभी फिल्म और सिनेमा की तरफ रुख नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ इनकी जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो ये लाइट डिज़ाइनिंग में इतने ज़बरदस्त हैं कि जब नाटक में कोई हम सीन देखते हैं तो उस सीन के बीच हमें ऐसा लगता है कि वाह, सब कुछ जीवंत हो उठता है। राजीव मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आप निर्देशक भी हैं, ड्रामा लिखते भी हैं, ड्रामा आप करवाते भी हैं, साथ ही रेडियो पर भी ड्रामा लिखते हैं। आपके बारे में बहुत कुछ जानना है, हमें बहुत सारी बातें जाननी है। और अब हम स्वागत करते हैं उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत धरती धुरारी के मंच पर। उमेश पंत जी जाने माने एक टीवी कलाकार भी हैं, सिनेमा कलाकार भी हैं और रंगमंच से निकलकर ये सिनेमा तक पहुँचे और इनकी अभिनय की क्षमता जो है इनकी आवाज़ के साथ और भी प्रबल हो जाती है, क्योंकि आवाज़ भारी भरकम ऐसी फील आती है कि हाँ ये है, कुछ कहा जा रहा है, कुछ समझ आ रहा है। तो ये सब बातें होगी। उमेश जी बहुत बहुत स्वागत। तो रंगमंच की दुनिया के दो कलाकार हैं और मुझे लगता है कि आज हम और बहुत कुछ रंगमंच के बारे में जान पाएंगे। सबसे पहले राजीव जी, कैसे आपने रंगमंच की ओर रुख किया? क्या वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ में? क्या बचपन से ही चाहत थी? सबसे पहले तो आपको नमस्कार तरुण जी, और मैं दूरदर्शन का आभार व्यक्त करता हूं कि इस बहुचर्चित प्रोग्राम में हमें बुलाकर बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। तरुण जी, रंगमंच की मेरी शुरुआत एक घटना के रूप में हुई। कैसे? जवाहर कला केंद्र जो है वहाँ पे एक कैफेटेरिया है, तो एक बार मैं अपने मित्र के साथ में वहाँ चाय कॉफ़ी पीने के लिए आया था। तो उस समय मैंने जब एक रिहर्सल हॉल के बाहर से आती हुई आवाज़ें सुनी तो मुझे जिज्ञासा हुई कि भीतर क्या हो रहा है। तो दरवाज़ा बंद था, तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया, तो अंदर जो लोग रिहर्सल कर रहे थे नाटक की वो डिस्टर्ब हो गए जी। वो डिस्टर्ब हो गए तो सब लोग मुझे देखने लगे, तो मैं घबरा गया कि ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद में वो लोग रंगमंच के कलाकार थे जो अपने किसी नाटक की रिहर्सल कर रहे थे। तो उनमें से एक व्यक्ति मेरे पास निकल कर आया और उसने मुझसे पूछा, तो मुझे कुछ सूझा नहीं, तो मैंने उसे कहा कि ये मुझे भी करना है। अच्छा, सीधा आपने बस चाहत रख दी? हाँ, मुझे लगा कि मैंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया और ये अच्छी बात नहीं है। तो घबराहट के अंदर मेरे मुंह से यही निकला कि ये सब मुझे भी करना है। अरे वाह। तो उन व्यक्ति वो बाहर आए, बाकी लोग अपनी रिहर्सल करने लगे। उन्होंने बड़े प्यार से और बड़े ढंग से उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि आप ये नंबर रखिए, ये हमारे निर्देशक हैं और आप इन्हें कॉल कर लीजिएगा। अभी हमारा नाटक जोधपुर में मंचित होने जा रहा है, तो आप 10-15 दिन बाद में हमसे बातचीत कर लीजिएगा और फिर उसके बाद में हम आपको अपने साथ जोड़ेंगे। तो वो नंबर लेकर मैं वहाँ से निकल आया। उसके बाद मैं अपने कामकाज में लग गया और मैं भूल गया। कुछ दिनों बाद मुझे अनायास ही वो उस नंबर के बारे में ख्याल आया और फिर मुझे लगा कि इस पर कॉल करना चाहिए। तो लगभग 20-25 दिन बाद मैंने उस नंबर पर कॉल किया, तो वो जयपुर रंगमंच के जो वरिष्ठ निर्देशक है, नाटक निर्देशक जी, श्री साबिर खान जी का नंबर था। अच्छा। तो मैंने बातचीत की, तो मैंने कहा कि सर मैं एक दिन रिहर्सल में आया था और मैंने
शायद आपके ही किसी शिष्य ने मुझे आपका नंबर दिया है, तो मैं भी रंगमंच करना चाहता हूँ। तो साबिर जी बहुत कम बोलते हैं वैसे, तो उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, ठीक है आकर मुझसे शाम को मिलो। तो उन्होंने शाम को मुझे जवाहर कला केंद्र में बुलाया। ऑफिस के बाद में जैसे ही मैं फ्री हुआ तो मैं सीधा जवाहर कला केंद्र पहुंचा। वहाँ मैंने दोबारा कॉल किया, तो जब उन्होंने कॉल रिसीव किया तो मैंने बताया कि मैं इस समय यहाँ हूँ जवाहर कला केंद्र में। उन्होंने मुझे कैंटीन में बुलाया और फिर बातचीत की। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं इस तरह से नौकरी वगैरह करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ कंपनी में, लेकिन मैं ये थिएटर करना चाहता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। हालांकि उससे पहले मैंने कभी कोई नाटक देखा भी नहीं था। अच्छा, वो उस दिन वो घटना हाँ होगी हाँ बस। हाँ हाँ, मेरा जो ज्ञान था वो फिल्मी नाटकों या जो होते हैं सीरियल वगैरह, सीरियल आते वहीं हैं। तक सीमित था। जी। ये एक दुनिया होती है जो दिखाई देती है स्क्रीन के ऊपर। रंगमंच में इस तरह के नाटक होता है, उनका अपना एक इतना बड़ा, उनका एक अपनी दुनिया है, इसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था। तो साबिर जी ने कहा कि देखो तुम नौकरी करते हो तो किस तरह से कर पाओगे। तो मैं बोला सर मैं शाम को 2-3 घंटे निकाल सकता हूँ इसके लिए। तो उस समय उनकी नाटक की रिहर्सल चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम रिहर्सल में आ जाओ। और मैं रिहर्सल में गया तो उस समय रविंद्र मंच या जवाहर कला केंद्र के अलावा भी कई जगह होती थी जहाँ पे रिहर्सल नाटकों की हुआ करती थी जी। तो वो एक क्लब था जहाँ पे छत के ऊपर रिहर्सल चल रही थी। तो पहली बार जब मैंने जाकर देखा वहाँ पर, तो मैंने देखा कि अच्छा ये इस तरीके से नाटकों में डायलॉग बोला जाता है। वहाँ पे 4-5 उसमें उमेश जी भी थे। अच्छा। हाँ, पहली मुलाकात उमेश जी से वहीं हुई थी इस नाटक में। वो नाटक था एक फ्रांसीसी लेखक का नाटक था, डोरियो फो का एन एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एक और दुर्घटना करके जो उसका हिंदी रूपांतरण किया गया था अमिताभ श्रीवास्तव द्वारा। तो आपने वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई? हाँ, और पहली शुरुआत मेरी वही थी, वहीं से हो गई। हाँ, तो वहाँ मुझे सिर्फ नाटक की रिहर्सल देखने की परमिशन थी कि मैं आऊँ बैठूँ और वहाँ पे नाटक की रिहर्सल देखूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। यही चीज़ होती है उमेश जी, जैसे मैं बात करना चाहूँगा, यही चीज़ होती है कि जब भी कोई एक नया अभिनेता या एक जो चाहत रखता है कि मैं भी अभिनय करूँ नाटक में, वो शुरुआत में जाता है तो उसे इसी तरीके से पहले रिहर्सल देखने के लिए कहा जाता है, ऐसा कुछ होता है। आपके साथ में कैसा हुआ? आप कैसे सिनेमा या रंगमंच की दुनिया में आए? क्या रहा टर्निंग पॉइंट? सबसे पहले तो आपको नमस्कार तरुण जी, और मैं दूरदर्शन का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने धरती दोहरारी कार्यक्रम में मुझे बुलाया। देखिए, मेरी शुरुआत बड़ी अजीब व गरीब से हुई है कि मतलब कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था। तो 10वीं के बाद 11वीं में मैथमेटिक्स भी ली मैंने। कला की तरफ मतलब कहते हैं ना कि हमें पता होता है और सामने वाले को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। हम एक्टिविटी करते रहते लेकिन हमें भी खुद को नहीं पता होता। तो कुछ ना कुछ जैसे क्रिकेटरों की जो बैटिंग स्टाइल होती थी, जब मैं क्रिकेट काफ़ी शौक था मुझे, तो हर क्रिकेटर की मैं उसकी स्टाइल कर कर खेलता था जी। कभी सचिन तेंदुलकर, कभी सौरभ गांगुली, कभी राहुल द्रविड़, कभी सनत जयसूर्या और भी क्रिकेटर। मतलब उनकी बैटिंग स्टाइल को पता नहीं कैसे कॉपी कर लेता, मुझे भी नहीं पता, पर करता था मैं। वो मुझे नहीं पता था क्या है ये, मेरा फोकस एक इंजीनियरिंग पे था। लेकिन धीरे धीरे जब और फिर जब मैं ये गाने, टेप रिकॉर्डर आया था घर पे नया, तो गाने चलते थे, सुनते थे, तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन पता नहीं बहुत ज़्यादा हो जाती थी मेरी। मुझे लगता था उस जगह मैं हूँ, उस गाने के पूरा जो क्राफ्ट है उसमें। तो धीरे धीरे मुझे लगा ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं कला से जुड़ाव हो रहा है मेरा। फिर अब शुरुआत कहाँ से करें, क्या करें, फोकस इंजीनियरिंग पे है। और फिर धीरे धीरे समझ में आया कि कुछ मेरा एक मित्र था जो थिएटर करता था, हालांकि वो 2 दिन गया, तीसरे दिन से शायद उसने थिएटर छोड़ भी दिया, आज वो थिएटर नहीं करता है। वो कहता था कभी थिएटर दिखाऊं तुझे, वहाँ चल। मैं जाता नहीं था, मुझे पता नहीं था। मैंने नाटक तो वही होता है जो टीवी में आता है जी। अच्छा, इतनी नॉलेज थी? हाँ, ऐसा ही पता था। मैं बस कहते ना कि अनजाने में कुछ चीज़ें ऐसे कर रहा था, क्रिएटिविटी की, जो मुझे भी नहीं पता था ये है क्या। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, कुछ जुड़ाव तो है ये। तो फिर वो इतना कह गया था कि जेके मंच में कुछ ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे घूमते घूमते 11वीं क्लास की जब छुट्टियां पड़ी थी तो वहाँ गया, तो मुझे लगा कुछ तो है। फिर मुझे लगा नहीं अभी नहीं, अभी 12th करते हैं। फिर 12th पे फोकस किया। फिर समझ में आने लगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। मतलब मैं कुछ भी गाना सुन रहा हूँ या कुछ भी एक्टिविटी देख रहा हूँ टीवी पे, तो वो मेरे जहन में ऐसी आ रही है कि मैं उसको
क्रिएट कर रहा हूँ। तो फिर क्योंकि पहला बार कब चांस बना जब आप खुद रंगमंच पर पहुंच गए? मैं को लगा कि अब शुरुआत कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे, मतलब ऐसा ये तो समझ में आ गया था कि एक्टिंग जैसा कुछ है। तो मैं फिर जेके गया, जवाहरलाल केंद्र, वहाँ मुझे पता लगा कि यहाँ कुछ थिएटर जैसा कुछ होता है, नाटक। तो वहाँ पहली मेरी मुलाकात संदीप मदान जी से हुई जी। और मैंने जाते कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है, मैं किसी भी तरह का रोल कर लूँगा। तो उन्होंने एक अच्छी बात की, नहीं ये एक सीखने की कला है, उसको सीखा जाएगा तभी कर सकते हो। मैंने कि मैं कैसे करूँ, मुझे पता नहीं है। बोला कि वर्कशॉप लगेगी, एक चिल्ड्रन वर्कशॉप। तो मेरी पहली शुरुआत जो हुई वो चिल्ड्रन थिएटर जो वर्कशॉप हर साल जेके में होती है, 2002 में वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो वहाँ मैंने किया 1 महीने का पूरा। उसके बाद मुझे लगा कि अब ये तो अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि जब ताली बजी पहली बार ऑडियंस ने, तो अच्छा लगा। तो उस समय दीपक पारिक जी, संदीप मदान जी और सरताज माथुर सर के साथ सानिध्य में रंगमंच की शुरुआती एक चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप के तहत कुछ जानकारियाँ ली। तो ये जो जानकारियाँ ली राजीव जी, जैसे इन्होंने अभिनय की तरफ रुख किया, आपने निर्देशन और लाइट डिज़ाइनिंग की और बाद में, क्योंकि जब पहली बार आप गए थे तब आपको पता नहीं था कि आप अभिनय करेंगे या क्या, लेकिन धीरे धीरे हम निखरते जाते हैं। तो पहला नाटक कौन सा आपने निर्देशित किया और पहला नाटक वो कौन सा था जो पहली बार आपने अभिनय किया? देखिए तरुण जी, मैं जब रंगमंच पे पहुंचा और मैंने रिहर्सल देखी तो मुझे मैंने ये तय कर लिया था कि मैं अभिनय तो नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, आपने तय किया। लेकिन मुझे रहना भी इसी क्षेत्र में है, तो सिर्फ नाटक में अभिनय ही नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मेरा जो रुझान था वो निर्देशन की तरफ गया और साथ साथ लेखन की तरफ भी गया जी। तो मैंने जो अपना पहला नाटक जो निर्देशित किया वो एक लघु नाटक था जी। और रविंद्र मंच पर एक नाटोत्सव हुआ करता था हर प्रतिवर्ष, कथारंग करके, उसमें छोटी छोटी कहानियों का मंचन होता था। तो उसमें मुझे दिया गया, एक कहानी दी गई। तो मैंने रविंद्रनाथ टैगोर की जो कहानी है, विश्व प्रसिद्ध कहानी है काबुली वाला जी, उसका मैंने 23 मिनट का खुद नाट्य रूपांतरण करके और वो तैयार किया और उसे मंचित किया। और ये लगभग मेरे रंगमंच में आने के 2 साल बाद ही मैंने कर दिया पहला डायरेक्शन। वाह, कितनी खूबसूरत। लेकिन ये थोड़ी जल्दबाजी थी। उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए, तो उसके बाद में मैंने काफ़ी नाटक देखे, नाटक का साहित्य पढ़ा, एमए में एडमिशन लिया और एमए किया। और उसके बाद में फिर अभी उससे 2-3 साल पहले मैं अपना पहला पूर्णकालिक नाटक मैंने निर्देशित किया है। लगभग 10 वर्ष मैंने सीखने में लगाया, उसके बाद ही मैंने अपना नाटक किया। तो ये एक आज के इस कार्यक्रम में ख़ास बात ये भी कि 3 व्यक्तित्व हम हैं यहाँ जो कि ड्रामा से हैं और एमए किया एक ही जगह से और सीनियर जूनियर हैं। और कहीं बात राजीव की मुझे याद आती है कि राजीव को मैं बचपन से जानता हूँ। जब मैं ड्रामा नहीं करता था तब राजीव ड्रामा किया करते थे, मैं मार्शल आर्ट। मैं बता दूँ कि मैं जिस क्षेत्र का निवासी हूँ, सुडाला का, तो जब मैं 9th-10th क्लास में था तो तरुण जी का परिवार हमारी ही कॉलोनी में रहता था किराए से। अच्छा। हाँ, मैं इनके पिताजी से को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं इनके भाई को जानता हूँ। और उस समय हमारी बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती थी, लेकिन तरुण जी जूडो कराटे की प्रैक्टिस करके जब आते थे जो अपनी कॉस्ट्यूम में, तो हम दूर से देखकर बातचीत करते कि इस लड़के से लड़ना नहीं है वरना ये 10 को एक साथ मारेगा। कुछ कर दो। तो राजीव कभी ये सोचा था कि हम एक ही मंच पर ऐसे होंगे? मैं उसका भी जिक्र करता हूँ। जब मैं एमए कर रहा था तो उस समय मेरे ख्याल से आप तरुण जी, आपने तो एमए अभी किया होगा, मेरे बाद में किया है। हाँ, लेकिन आप डिप्लोमा पहले कर चुके थे जी। तो ये कभी कभी बीच में आ जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही जब तरुण जी वहाँ आए, ड्रामा डिपार्टमेंट में हमारी क्लासेस चल रही थी, तो मैंने क्लास से झाँक कर देखा, यार ये लड़का तो मेरा देखा हुआ लग रहा है। उसके बाद में मैं थोड़ा दिमाग पे जोर दिया तो फिर मुझे याद आया, ये तो तरुण है, हमारे कॉलोनी में रहता था, ये क्या कर रहा है। मिलना आपका लिखा था जगह जगह। अच्छा, ये यहाँ एक बात है, बहुत रंगमंच बहुत से लोगों को मिला देता है और एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हम जहाँ बात करते हैं, अपने आप में एक पर्सनैलिटी निकल कर आती है सामने और हर चीज़ को हम सहन कर पाते हैं, समझ पाते हैं और हर जो चीज़ को ऑब्जर्व करने की ताकत आ जाती है। अच्छा, अभिनय की जहाँ बात आती है और वॉइस की बात आती है, तो उमेश, आपका जो ये वॉइस का है, तो क्या ये कल्चर आपने खुद ने क्रिएट किया या बाद में बनाया? कैसे, क्या ऑलरेडी आपकी आवाज़ ऐसी बेसी थी? जैसे कि मैंने अभी कहा कि
वहाँ शुरुआती जब ये मैंने तालीम ली थोड़ी सी जेके से, चिल्ड्रन वर्कशॉप से, उसके साल भर तक मैंने कुछ नहीं किया। साल भर तक मैं देखता रहा क्या करना है। फिर साल भर बाद मुझे पता लगा मैन स्ट्रीम थिएटर जैसा साबिर खान जी के सानिध्य में हमें सीखने को मिल सकता है, तो मैं वहाँ जुड़ा और उनके साथ काफ़ी काम किया मैंने। फिर भारतरत्न भार्गव जी से जुड़ा, जेडी अश्वत्थामा जी के साथ भी काम किया, एनएसडी की ओरिएंटल वर्कशॉप भी ली काफ़ी, जिसमें दौलत जी भी थे। और तो इस तरह से सफ़र चलता रहा। फिर नाट्य विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय से आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर अर्चना श्रीवास्तव जी, डॉक्टर शिवा प्रसाद टुमू जी, श्री कपिल शर्मा जी के सानिध्य में रंगमंच को नई तरीके से और समझने की कोशिश की। तो इन सब सफ़र के दौरान सब ने एक ही चीज़ मुझे कही कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। होता क्या था कि कुछ एक्सरसाइजें होती थी वो मैं रोज करता था और कुछ नेचुरल भी था। अच्छा, इस बीच यहाँ एक चीज़ पूछ लेते, बहुत से दर्शक जो हैं उनमें कुछ ऐसे युवा भी हैं जो वो चाहते हैं कि बेस वॉइस हो। वो आजकल पता नहीं यूट्यूब पर जाने कहाँ कहाँ सर्च करते हैं कि आवाज़ कैसे दमदार हो। तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, ये आवाज़ जो होती है वो सबकी अपनी एक स्वाभाविक आवाज़ होती है। फिर भी उसे बेस ही बनाना या कुछ उसके पीछे कुछ रीज़न? बेस का तो देखो, आवाज़ मतलब एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि थिएटर में आपकी आवाज़ आखिरी बैठा दर्शक भी सुन सके, ऐसी आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की आवाज़ की अपनी रेंज है। और दूसरी चीज़ कि आप कितनी रेंज और कितने उसको उच्चारित तरीके से, शुद्ध तरीके से पहुंचा रहे हैं। कुछ एक्सरसाइजें होती हैं ओम की, कुछ सीढ़ियों पे चलकर, और कुछ जो भी मैंने सीखी अपने गुरुजनों से। और तो एक क्यों ना आपकी जो ये आवाज़ मैं बीच में टोकना चाहूँगा कि उमेश जी का जो बेस है और उनकी जो आवाज़ है रंगमंच में, उनके लिए इनको उमेश पंत के साथ साथ एक और नाम से भी जाना जाता है, बेस पंत। अच्छा। बेस पंत। हम लोग तो बेस पंत। जब तो इस आवाज़ का एक संवाद हो जाए, कोई चरित्र जो आपने निभाया हो उसका संवाद इस आवाज़ में। बिल्कुल। धर्मवीर भारती जी का काव्यात्मक नाटक अंधा युग है जी, उसमें संजय का एक किरदार है, उसकी एक स्पीच है, वो मैं सुनाना चाहूँगा जी। कि संजय जा रहे हैं जंगल और वो ढूंढ रहे हैं, और कीर्तुरमा कह रहे हैं कि तुम घबराओ मत, हम सब जीवित हैं, तुम क्या जीवित हो, इस तरह से कुछ वार्तालाप चल रही है। तब संजय क्या कहते हैं, जीवित हूं, आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने, बुलुंटित कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्यकी ने मेरे ही वध को उठाया अस्त्र, अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बसता शेष। किंतु कहा व्यास ने, मरेगा नहीं, संजय अवध्य है। कैसा ये शाप मुझे व्यास ने दिया अनजाने में। हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय, सत्य कहने को अंधों से। किंतु कैसे कहूंगा, सात्यकी के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेज बाण किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए, चरम तरास के उस बेहद गहरे क्षण में वही मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य विकृत अनुभूति से। वाह, बहुत सुंदर। तो ये जो डायलॉग डिलीवरी है और अभिनय, इसके पीछे सबसे मेन पावर हो जाता है जब आप किसी चीज़ को फील करते हैं। और जब हम पढ़ाई की बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट ड्रामा में, तो जब स्टैनिस्लावस्की को पढ़ते हैं या नाट्य शास्त्र को पढ़ते हैं, हम अलग अलग जगह अभिनय के जो 4 जो चीज़ें बताई गई, चतुर्दिक अभिनय सिद्धांत जो नाट्य शास्त्र में बताया गया, वो बताया गया। तो आपने राजीव स्टैनिस्लावस्की पर फेलोशिप वाला जो आपका जो प्रोजेक्ट रहा, वो जो आपने किया, तो कितना आप कोरिलेट करते हैं वो जो लिखित एक सिद्धांत है, एक जो इनहेरेंट अंदर से कोई अभिनय करता है, क्योंकि आप अभिनय नहीं करते, एक निर्देशक अपने आप में अभिनेता होता है जो कि वो निर्देशन करता है और वो चाहता है जो चीज़ सामने वाले अभिनेता से निकलवाता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये काफ़ी विस्तृत और
ऐसा जटिल सी बात है कि जैसे हमें ये समझना होगा कि जो नाटक है उसकी कौन कौन सी शैलियाँ हैं और किस शैली में लिखे नाटक का में अभिनय किस तरह का होना चाहिए। मुख्य रूप से जो मुझे लगता है कि संसार में जितनी भी नाटक शैलियाँ हुई हैं उसमें दो तरह का अभिनय हम मान सकते हैं, कि यथार्थवादी अभिनय, दूसरा अयथार्थवादी अभिनय, नॉन रियलिस्टिक। तो अभी जो हमारे रंगमंच में चल रहा है वो एक यथार्थवादी अभिनय शैली पे जो नाटक खेले जाते हैं वो ज़्यादा है, और जो हमारे नाट्य शास्त्र हैं वो नॉन रियलिस्टिक फॉर्म का है और वो लगभग लुप्त सा हो चुका है, वो एक अलग मैटर है। मैंने जब मुझे जूनियर फेलोशिप मिली संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से 2 साल के लिए फेलोशिप मिली थी जी, तो मैंने स्टेनिस्लावस्की को विषय के रूप में चुना क्योंकि उसने मुझे बहुत आकर्षित किया। उनकी जो अभिनय थ्योरी थी, अभिनय की तैयारी, भूमिका की तैयारी, और वो एक तरह से शैली न होकर एक प्रोसेस है कि आप अपने अभिनय को कितना सजीव बना सकते हैं। तो उनके कुछ तरीके उन्होंने बताए, कुछ एक्सरसाइज बताई और वो अभिनय को मनोवैज्ञानिक स्तर पर ले गए। मेथड एक्टिंग जिसे कहते हैं। यस, बिल्कुल। अभिनय सिर्फ आंगे की या वाचिक न रहकर कि हम अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से रिप्रोग्राम कर सकते हैं कि वो अभिनय में सजीवता आ जाए, वो मेथड एक्टिंग, वो उसकी बात करते हैं। तो मुझे ये जो सब्जेक्ट था वो बहुत ही रोचक लगा और फिर मैंने 2 साल की इसमें रिसर्च की। और हालांकि वो 2 साल पूरे कम थे और अभिनय को समझने में या रंगमंच को समझने में तो पूरा जीवन ही लग जाता है जी, तो वो प्रोसेस अभी भी जारी है। लेकिन मुझे लगता है कि अभिनय का कोई भी छात्र, चाहे वो फिल्म का हो, टीवी का हो या रंगमंच का हो या किसी भी शैली का हो, तो उसे एक बार स्टेनिस्लावस्की की अभिनय शैली के बारे में जरूर पढ़ना समझना चाहिए। और वो एक तरह से अभिनय के मूल सिद्धांत हैं कि अगर स्टेनिस्लावस्की हमको ना भी बताते कि आप इस तरह से यूज करें तो भी वो चले आ रहे थे और आगे भी चलते रहेंगे। जैसे कि अगर आपको किसी भिखारी का चरित्र करना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले वो भिखारी आएगा जिसे आपने बचपन से कहीं देखा है भीख मांगते हुए। ऑब्जर्व करोगे। हाँ, ऑब्जर्व करोगे ही, और आप सोचोगे भी कि मैं और उसमें क्या कर सकता हूँ। तो वो इमेजिनेशन और वो जो इमोशनल मेमोरी या मैजिकल लिफ की बात जो स्टेनिस्लावस्की करते हैं, वो अच्छी बात है कि उन्होंने सब चीज़ों को एक संकलित करके हमारे सामने रख दिया, वो हमारे लिए आसान हो गया। लेकिन वो तो मूलभूत है और हमेशा से रहे हैं वो सिद्धांत। तो क्योंकि हम जब किसी को देख रहे होते हैं तो वो अनायास ही हमारे मस्तिष्क में उसका जो हाव भाव है वो एक अंकित होता जाता है। बिल्कुल। और जब हम उस चीज़ को करने के लिए कहा जाता है तो हमारे दिमाग में वही एक चरित्र आता है जो हमने कभी देखा था, है ना, और वो हम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही खूबसूरती है अभिनय की। और आप तो अभिनय नहीं करते लेकिन डायरेक्शन करते हैं, लाइट डिज़ाइनिंग करते हैं, पर अभिनेता के तौर पर उमेश पंत को सब लोग जानते हैं। आपने अक्षय कुमार के साथ में भी वो बच्चन पांडे फिल्म में काम किया और बहुत सारी वेब सीरीज़, बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया। अच्छा, कितना अलग होता है रंगमंच की एक्टिंग करना और सिनेमा की एक्टिंग करना? अलग तो सिर्फ टेक्निकल क्राफ्ट होता है, बाकी एक्टिंग तो अभिनय ही होता है। लेकिन जैसे ड्रामा में लाउड हमको डायलॉग करना होता है, वो थोड़ा मैंने बताया ना, टेक्निकल क्राफ्ट की थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रखनी पड़ती है, क्योंकि नाटक में मुझे अपने को एक्टर को भी बात करनी है और दर्शक तक भी पहुंचाना है। वहाँ दर्शक नहीं, वहाँ आपको अपने बस कैमरा ही है। जब आप पे क्लोजअप आ रहा है तो आपको एक आई लुक देना पड़ेगा कहीं, तो उस वक्त वो आई लुक आपका को एक्टर है, वो ऐसा कुछ बताएंगे। जब 2 शॉट चल रहा है या मिड शॉट चल रहा है तब एक अलग चीज़ है। तो आपका कैमरा ही उस वक्त आपका को एक्टर है, कैमरा ही आपका दर्शक है। तो वहाँ आपको शाउटिंग या लाउड का बेसिकली मतलब ये है कि कोई संवाद है, मतलब एक चीज होती है थ्रो, एक होता है वॉल्यूम जी। थ्रो का मतलब ये है कि आपका संवाद ऐसा ना हो कि वो चीखते हुए ही कानों में जाए ना, उसमें उतार चढ़ाव भी होना चाहिए, इमोशनल की जो फ्लक्चुएशन होना चाहिए, थोड़ा की होनी चाहिए, इमोशनल की, उसका उतार चढ़ाव, तब वो संवाद अच्छा लगता है। तो अभी जैसे आपने ये स्पीच मैंने बोली, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा हर स्पीच में, कोई भी एक्टर जब स्टेज पे कर रहा है, कि वो उतार चढ़ाव क्या है, उसका फील क्या है, उसका मूड क्या है, उसका रिलेशन क्या है अपने को एक्टर से, तब वो प्रॉपर संवाद पहुंचता है पब्लिक के आखिरी दर्शक तक। वहीं सिनेमा या जब हम काम करते हैं तो उसमें भी ये सब चीज़ें हमें पूरी
ध्यान में रखनी पड़ती हैं, बस वहाँ टेक्निकल कि हमें कितनी अपनी रेंज रखनी है, वॉल्यूम कितना रखना है। जैसे अगर कोई गाना है जी, है जैसे मेलोडी होगी, हाँ, जैसे मुझे एक अच्छा गाना लगता है, तेरे मेरे सपने, तो ये एक गाना है जैसे कोई भी, तो अगर मुझे ही सुनना है तो मैं खाली इतना वॉल्यूम रखूंगा। मुझे अगर पूरे थोड़ा सा गाकर भी उसको कंप्लीट कर दो, थोड़ा अच्छा लग रहा है। ज़्यादा तो मैं इतना गाने का वो है नहीं, लेकिन जैसे तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, हो जहाँ भी जाए राहें हम संग हैं, हम संगी। मतलब कि अगर आपको सुनना है तो आप वॉल्यूम थोड़ा इतना रखेंगे जी, घर को सुनाना थोड़ा बढ़ा देंगे, पूरे मोहल्ले को सुनाना तो बढ़ा देंगे। तो वहाँ मोहल्ले की ज़रूरत नहीं है फिल्म में, आपको बस कैमरा यहाँ है, इतना ही वॉल्यूम रखना है। ये कुछ टेक्निकल बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा कि एक अभिनेता के तौर पे क्या चैलेंज होते हैं किस तरह से, तो मेरा ये मानना है कि दो तरीके हैं, एक आपका जीवन का एक्सपीरियंस, अनुभव, एक सिस्टम तरीके से तालीम लेते हुए अभिनय के सारे क्रमबद्ध बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उनकी क्या क्या, मतलब कौन कौन सी स्टाइल वाली एक्टिंग है, पारसी, ग्रीक थिएटर, लोक रंग, अपना फोक थिएटर, अपना क्लासिकल थिएटर, रियलिस्टिक, तो इन सब का जब आपको पूरा ध्यान रहता है एक एक्टर को, और रियलिस्टिक में भी कई तरह की होती हैं, रियलिस्टिक और नेचुरल, मतलब कि यथार्थ और प्राकृतिकवाद। मतलब प्राकृतिकवाद ऐसा है कि बिल्कुल ही रियलिस्टिक होगा, खाना भी बनाना स्टेज पे बनाना पड़ेगा, तो कि आपको अगर एक अभिनेता को सारी चीज़ों का उसको इल्म है, ध्यान है, तो वो अपना एक अभिनय को इजाद कर सकता है, अपना एक अभिनय को प्रकट कर सकता है एक नए तरीके से। तो ये अपना अपना एक प्रोसेस है, क्योंकि सब में हुनर होता है, सब में सब कुछ होता है, कहते हैं कि गॉड गिफ्ट होता है टैलेंट, कला वाला, लेकिन तालीम किसी इंस्टीट्यूट से, किसी गुरु के सानिध्य में रहते हुए, उनके साथ सालों सीखते हुए, वो आपके उस गुण को और अच्छा बनाने में मदद करते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात उमेश बताई आपने। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़माना और था कि जब लोग गांव से निकलकर भाग गए और मुंबई में गए और हीरो बन गए, लेकिन वहाँ उसमें भी अगर हम पढ़ते हैं ना उनको, उनकी जीवनियाँ या उनके बारे में जानते हैं, चाहे धर्मेंद्र जी के बारे में जाने, दिलीप साहब के बारे में जाने, तो उन्होंने भी क्या कहा है। राजीव जी आप बताएं, दिलीप साहब ने एक बात यही कही थी ना कि हमने भी सीखा, लेकिन हमारे सीखने का कुछ अलग स्टाइल था। हाँ, मैं दिलीप कुमार साहब की तो क्या बात करूं कि वो मुझे लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई मेथड एक्टर हुआ है जो 50 या 60% तक पहुंचा है, तो वो दिलीप कुमार साहब ही हैं। अपने इरफान खान साहब भी जब अपने ही ड्रामा डिपार्टमेंट से रहे, उन्होंने भी मेथड एक्टिंग को बहुत अपनाया। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उन्होंने जो अभिनय किया वो आज भी लोगों को याद आता है। मैंने जैसे आपने कहा कि सीखने वाली बात, तो मुझे एक बात याद आती है, आपने टॉम हैंक्स का नाम सुना होगा जी, जिन्हें 2 या 3 बार अभिनय के लिए ऑस्कर भी मिल चुका है जी। तो मैं उनसे संबंधित कोई किताब पढ़ रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आपने अभिनय कहाँ से सीखा और कैसे सीखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने फिल्में देखी, वही मेरे गुरु थे जी। तो आप जो देखते हैं सामने स्टेज पर, उससे जो सीखते हैं उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल बिल्कुल आपके सामने हो रहा है। तो लेकिन यहाँ ये बात करें, हमें एक एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आज का जो ड्रामा है या आज का सिनेमा है, आज का टीवी जो है, वो बहुत ज़्यादा हाईटेक हो चुका है। हम ड्रामा में भी देखते हैं 3D बैकग्राउंड्स होते हैं, हम स्टेज पर देखते हैं। जब पुनीत इस्सर साहब महाभारत कर रहे होते तो लगता है कि रियल में टीवी वाला चल रहा है, जबकि वो स्टेज पर होता है। और जो 4th वॉल को ब्रेक करने वाली बात कहते हैं हम, तो पीछे से एंट्री हो जाना एक्टर की, मतलब पब्लिक के पीछे से। तरुण जी देखिए, रंगमंच का जो स्वरूप हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, ये हमारे शहर में किस तरह का रंगमंच हो रहा है और रंगमंच का मूल स्वरूप क्या है। तो एक तो इसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लगभग 2-2.5 हज़ार साल पहले संस्कृत नाटकों से हमारे यहाँ नाटकों की शुरुआत हुई, किस तरीके से हिंदी रंगमंच आया या पारसी रंगमंच आया
या दूसरे विदेशी जो आक्रमणों के कारण जो हमारे कला क्षेत्र में जो प्रभाव पड़े, उससे हमारा रंगमंच किस दिशा में चला गया, या अंग्रेजों के समय विक्टोरियन थिएटर के बाद में हमारा रंगमंच वेस्टर्न कितना वेस्टर्न हो गया है जी। और हम कितना अपना खुद का जो है वो पकड़कर आगे चल पाए हैं, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। वो तो आपको पढ़ने से ही मिलेगा। मुझे लगता है कि मनोरंजन और आनंद के बीच में एक पतली सी महीन लकीर है जी ना। तो जिस रंगमंच के बारे में आप बता रहे हैं कि बड़े बड़े सेट लगा दिए या बड़ी बड़ी लाइटें यूज कर ली या फिर दूसरे जो चीज़ें यूज कर ली, तो वो एक मनोरंजन वाला रंगमंच है जो कि हमारे टीवी और फिल्म देखने वाले दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो वास्तव में रंगमंच पढ़कर आए हैं या फिर जिन्होंने प्योर थिएटर को किसी न किसी फॉर्म में देखा है, तो वो उनके लिए मनोरंजन तो हो सकता है लेकिन आनंद नहीं हो सकता। फिर वो आनंद के लिए तो आपको फिर उस तरह का रंगमंच ही चाहिए जो कि जिस तरह से कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नाटक तैयार किए जाते रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छी बात उमेश, आप दोनों काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और साथ में नाटक भी करते हैं बहुत सारे। और हाँ, मेरे लगभग सभी नाटकों के अंदर जो मुख्य पात्र है वो उमेश ने ही किया है। अरे वाह, ये कितनी सौभाग्य। और अभी सौभाग्य की बात ये भी है कि आपने अपना एक नाटक भारंगम के लिए भी NSD भेजा है। और होपफुली वो भी सब लोग देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और वो कौन सा नाटक है राजीव जी? रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है अंतिम रात। ये छोटी कहानी थी, तो मैंने इस पे नाटक करने का विचार किया और बहुत ही साधारण सी कहानी थी। तो जब मैं नाटक कर रहा था तो मैंने देखा कि इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, मुश्किल से 30 मिनट के करीब जा रहा है। तो फिर मुझे इसमें, और 70 मिनट्स का जो नाटक होता है उसको एक पूर्णकालिक नाटक माना जाता है। तो मैंने इसमें कुछ सीन अपनी तरफ से लिखे। उसके लिए मुझे उस परिवेश का जानना बहुत ज़रूरी था कि जिस समय ये नाटक लिखा गया था, कि टैगोर साहब किस तरह की कहानी लिखते हैं। मैंने साहित्य पब्लिकेशन की जो उनकी किताब मंगवा कर उनकी लगभग 46 कहानियों को पढ़ा 2 बार। और फिर मैंने इस नाटक के लिए वो एक परिवेश ढूंढा कि अगर इसके और दूसरे सीन लिखे जाएंगे तो वो किस तरह से लिखे जाएंगे। तो इस नाटक में 7 सीन है, जिसमें से 4 सीन मेरे लिखे हुए हैं। और इस नाटक का नाम है चांदनी रात का एक दुखांत, जिसके मैं 4 से ज़्यादा शो कर चुका हूँ अभी तक, और एक शो अभी जनवरी में होने वाला है और काफ़ी नाटक पसंद किया जा रहा है। और इस नाटक के लिए मैं एक छोटी चीज़ और कहना चाहूँगा कि तकरीबन 2-3 शो मैंने किए हैं इस नाटक के, और रियलिस्टिक को थोड़ा जो बहुत करीब से जानने का मुझे मौका मिला। हालांकि नाटक में हर तरह की विधाएं होती है, जैसे मैंने बताया, हर तरह की अलग अलग शैली का होता है। इससे पहले भी किए थे रियलिस्टिक, लेकिन ये इतना वो था कि इतना अपने आप से कैरेक्टर बहुत बातें करता है, अपने आप में उलझा हुआ है और उसको एक उम्मीद है कि कुछ होगा अच्छा, और अंत तक कुछ उसको लगता है कि अच्छा बस शब्द ही है उसके लिए। तो ये बहुत अच्छा, मतलब आप लोग जो मिलकर जो काम कर रहे हैं, और हमें भी उम्मीद है कि जो ये नाटक है, जब हम NSD की बात करते हैं तो वहाँ जब हम लोग जाते हैं और कई बार कई एडमिशन्स नहीं हो पाते, लेकिन जब हमारे नाटक वहाँ जाकर NSD भारंगम में होते हैं तो उन लोगों को लगता है हाँ ये लड़का छूट गया, इसको हमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी। तो बहुत अच्छा लगा, आज बातें बहुत रही। एक संदेश, एक लाइन में क्या कहेंगे सभी युवाओं को? मेरा बस यही कहना है कि ये खूबसूरत लाइन है, कला जो एक फील्ड है, बहुत इतना आनंददायक फील्ड है जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी रचनात्मकता को इतना आगे ले जा सकते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि एक सिस्टम के तरीके से, एक अगर आप डॉक्टर भी बनते हैं तो 5 या 6 साल आप पूरा देते हैं, तो आप पहले तालीम अच्छे से लें। अपने इस देश में जहाँ भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ आप ट्राई करें। वहाँ किसी कारणवश नहीं हो पाए तो जगह जगह बहुत यूनिवर्सिटियाँ हैं जो तालीम देती हैं, वहाँ हम ज्वाइन करें। जैसा भी जो भी आपको लगे, लेकिन अच्छे से तालीम ज़रूर लें और फिर आप मैदान में आएँ। सभी युवाओं के लिए तो नहीं, लेकिन जो कला क्षेत्र में, जो स्पेशली जो रंगमंच के क्षेत्र में जो युवा आ रहे हैं, उनके लिए मेरा ये संदेश है कि आप अगर फिल्मों में ही जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है कि आप 1-2 साल 3 साल रंगमंच करें, यहाँ अभिनय की बारीकियाँ सीखें और फिर अपना रास्ता फिल्मों की तरफ रुख कर दें। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो रंगमंच में जो आर्थिक स्थितियाँ थोड़ी ठीक नहीं रहती हैं तो वो भी ज़रूरी है।
लेकिन अगर आप रंगमंच ही करना चाहते हैं तो फिर आपको रंगमंच में भी अभिनय के अलावा दूसरे विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने ढूंढे। मैं रेडियो के लिए मैंने नाटक लिखा और उससे मुझे आपके आकाशवाणी पर भी काफ़ी नाटक रहे। हाँ, आपने भी मेरे नाटकों में काम किया हुआ है जी। तो उसमें मैंने रेडियो के लिए नाटक लिखा, उससे आमदनी हुई। फिर मैं प्रकाश व्यवस्था वगैरह और संयोजन वगैरह का काम करने लगा हूँ, तो उसमें भी आमदनी हो जाती है। तो मेरा जो रंगमंच के प्रति जो मेरी भूख है वो जो शांत होती रहती है। तो ओवरऑल बात ये है कि उमेश जी, राजीव जी, कि हमें अपना जो सर्वांगीण विकास करना है। अगर हम थिएटर में हैं तो हम जो रंगमंच पे एक एक चीज़ जो बैक स्टेज, ऑन स्टेज, सब कुछ जानना चाहिए, तभी हम कर पाते हैं। बहुत अच्छा लगा आज बात करके। राजीव मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद धरती दुलारी में आने के लिए। उमेश पंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा लगा आज, बहुत अच्छी बात हुई ड्रामा पर। तो राजीव जी बहुत बहुत नमस्कार, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी ड्रामा की बातें हुई। और उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत अच्छा लगा। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, अगले कार्यक्रम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नमस्कार, देखते रहिए डीडी राजस्थान।